गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो हमको पता है कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन में बेसिकली दो मेन पाथवे होते हैं जिससे कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। वन इज़ दैट फेगोलाइसोसोम्स पाथवे, जिसमें कि एंडोसाइटोसिस होगा। देन एंडोसाइटोसिस होने के बाद जो हमारे लाइसोसोम्स है वो आएंगे एंड देन फेगोलाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन हमारा कैटेप्सिन जो होते हैं, मेनली हमारे टोटल 18 टाइप के कैटेप्सिन्स होते हैं बॉडी में। So those cathepsin will act on the inside the phagolysosomes and वो हमारे डाइजेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारा pH लाइक 3 to 5 होता है। तो बेसिकली A to V क्लासिफिकेशन होता है इनका। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इट्स वेरी सिंपल, मतलब बहुत सिंपल मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन like normal one, like which is not occurring by the phagolysosomes, which is independent of the lysosomes, which uses the ubiquitin, which is a very important mechanism, and which is a very complex mechanism also as compared to this phagolysosome one. So we will understand about this. So there is a protein named ubiquitin. So this ubiquitin is basically a very small protein of like a very low molecular weight, and this ubiquitin has a special power. ये ubiquitin जिसके साथ भी चिपक जाएगा उसको बर्बाद कर देगा, इतना पावर है इसके पास। तो समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो मोटा मोटा आइडिया है कि अगर इसको लाइक कोई भी आपको प्रोटीन दिखा कोई बर्बाद करना चाहता है तो उस प्रोटीन के साथ बेसिकली अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है एंड फिर उस प्रोटीन को ये बर्बाद कर देता है। तो एज सिंपल एज दैट। अब इसको हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से होता है। सो इस मैकेनिज्म में एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि इसमें कोई भी लाइसोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट इसमें बेसिकली हमारा एटीपी चाहिए होता है एंड हमको बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स चाहिए होता है टू लाइक कंप्लीट दिस डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ एटीपी डिपेंडेंट एंड इज ए नॉन लाइसोसोमल प्रोसेस। देन इसमें बेसिकली 3 टाइप का एंजाइम चाहिए होता है जिसके हेल्प से ये जो प्रोटीन के साथ अटैच हो, E1, E2, E3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जो हमारा E1 है वो बेसिकली हमारा एक्टिवेटिंग एंजाइम है। जो हमारा E2 है ये हमारा कंजुगेटिंग एंजाइम है। E3 है दिस इज बेसिकली लाइगेज। तो सबसे पहले हमारा भोला वाला यूबिक्यूटिन जो है ये ऐसे रहता है, ठीक है। दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं, बट हमारा जो E1 है वो आके इसको एक्टिवेट कर देता है। E1 ने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा एक्टिवेटेड हो चुका है एंड इट इज स्टिल एक्चुअली E1, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया एक्टिवेशन। ये आपका एटीपी डिपेंडेंट स्टेप है, एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो E1 है ये E1 इसको T2 के पास भेज देता है। तो हमारा जो एक्टिवेटेड यूबिक्यूटिन है अभी वो E2 के पास चला गया E1 से, और ये भी एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। स्टेप 3 में क्या होता है, हमारा टारगेट प्रोटीन ढूंढा जाता है जिसको बर्बाद करना है, ठीक है। और ये टारगेट प्रोटीन कौन ढूंढता है, टारगेट प्रोटीन ढूंढता है E3। E3 ने देखा कि ओके इसको बर्बाद करना है तो E3 इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। E3 इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट प्रोटीन जिसको हमको बर्बाद करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
तो 3 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले हमारा E1 ने हमारा यूबिक्यूटिन को एक्टिवेट किया। फिर हमारा जो यूबिक्यूटिन है जो E1 के साथ अटैच थे वो अभी E2 को ट्रांसफ़र हो गया ATP की मदद से। एंड E3 ने हमारा सबस्ट्रेट प्रोटीन को ढूंढ लिया। अभी जो है E3 कॉल करेगा E2 को कि भाई सबस्ट्रेट मिल गया है, आजा। ठीक है, तो हमारा E2 जो है हमारा यूबिक्यूटिन को लेके आ जाएगा। E2 हमारे यूबिक्यूटिन को लेके आ गया कि देखिए सर, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसको बर्बाद करना है। फिर हमारा E2 क्या करेगा, यूबिक्यूटिन को E3 को दे देगा कि भाई ले, बर्बाद करना है तो कर ले। तो अभी E3 के पास यूबिक्यूटिन आ गया, E3 के दूसरे हाथ में सबस्ट्रेट आ गया। तो अब E3 बेसिकली और भी कुछ यूबिक्यूटिन को बुलाएगा, क्योंकि प्रोटीन में तो बहुत सारे चेन होते हैं ना। ये प्रोटीन है लार्ज नंबर ऑफ चेन्स, लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो यूबिक्यूटिन का भी एक ऐसा फॉर्स बनाएगा कि एक बार में उसका पूरा चेन ही बर्बाद करना है बाय द एंजाइम E4 बेसिकली यूबिक्यूटिन का चेन को इलोंगेट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अभी हमारा क्या हो रहा है, हमने प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन को अटैच कर लिया, इलोंगेट कर लिया। अब वन ऑफ द मेन थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर कि हमारा जो E3 है वो रेस्पॉन्सिबल है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के लिए एंड रेगुलेशन के लिए इन दिस होल प्रोसेस। तो सबस्ट्रेट का स्पेसिफिसिटी एंड सबस्ट्रेट का लाइक रेगुलेशन, लाइक कौन सा सबस्ट्रेट को अटैच होना है, या फिर अगर वो अटैच नहीं हुआ देन ये प्रोसेस ही नहीं होगा। तो E3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट का स्पेसिफिसिटी की स्पेसिफिकली कौन सा सबस्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करना है, एंड इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड E2 इज जस्ट द कैरियर, इट इज जस्ट कैरिंग एंजाइम। उसने बेसिकली E1 से लेके E3 को दे दिया, उसका ही काम है कंजुगेटिंग एंजाइम E2 का। E2 हमारे बॉडी में मोर देन 30 टाइप्स होते हैं। E2 इज बेसिकली जस्ट दलाल। दलालों की संख्या यू कैन लाइक इट्स वेरी मच, क्योंकि कुछ करना तो नहीं है, एक कस्टमर से लेके दूसरे कस्टमर को देना है। ठीक है, एंड E3 इज फॉर मेंटेनिंग द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड रेगुलेशन। अभी क्या होता है कि अभी हमारा यूबिक्यूटिन जो है विद द वर्च्यू ऑफ E3 इट इज़ अटैच टू द प्रोटीन चेन। अभी एक चीज़ है हमारे बॉडी में, वो है प्रोटियोजोम्स। ये बेसिकली होता है हमारा नीला ड्रम। इसमें क्या होता है, हमारा जो यूबिक्यूटिन है जो कि हमारा प्रोटीन के साथ अटैच था, वो इस प्रोटियोजोम के इनसाइड ब्रेक डाउन होता है। अब मैंने इसको नीला ड्रम क्यों बोला, क्योंकि प्रोटियोजोम नीला ड्रम की तरह ही दिखता है, सिलिंड्रिकल वेरल शेप होता है। ठीक है, और इसके साइड में जो वेरल है, नीला ड्रम जो है, ड्रम का जो प्लास्टिक है, ये बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जैसे ही इस नीला ड्रम के अंदर हमारा प्रोटीन का चेन घुस जाएगा, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो बेसिकली जो प्रोटीन है जो चेन घुसेगा उसको ओलिगोपेप्टाइड्स में, यानी कि 4 से 6 एमिनो एसिड वाले लेंथ के प्रोटीन में तोड़ देंगे। हर एक प्रोटीन का एक अलग अलग हाफ लाइफ होगा, उस हाफ लाइफ के हिसाब से उनका ब्रेक डाउन ईजिली हो जाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल है हमारा 26S प्रोटियोजोम का। इस 26S में से हमारा 20S ये जो हॉलो है, वेरल शेप कोर है, वो लाइक अगर ये 26S प्रोटियोजोम हुआ तो 20S से वेरल शेप कोर होगा। ठीक है, एंड इसके जो है 19S का कैप लगा हुआ है, लाइक इधर एक कैप, इधर एक कैप 19S का।
इधर एक कैप 19S का, एंड इधर जो है इसके जो बैरल का सरफेस है उसमें अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा करके चेन ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स लगे हुए हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इट इज़ ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसमें जो बीटा वाला है ये बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, एंड अल्फ़ा वाला है इट इज़ रेगुलेटिंग कि क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, ठीक है। तो 19S कैप है, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डी यूबी क्यूटेनाइजेशन कर रहा है, मतलब कि यूबी क्यूटिन प्रोटीन लेके आया है ना, बर्बाद तो हमको सिर्फ प्रोटीन को करना है, तो इस यूबी क्यूटिन को हटाना है ना, तो ये 19S इसको डी यूबी क्यूटेनाइजेशन करेगा। पहला है फंक्शन, और दूसरा फंक्शन जो प्रोटीन आएगा वो फोल्डेड फॉर्म में आएगा, तो उसको सीधा करना है, क्योंकि सीधा प्रोटीन ही हमारा डिग्रेड हो सकते हैं। तो ये दोनों काम डीयूबिक्यूटिनाइजेशन एंड अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन 19S का कैप करता है। एंड एक बार ये हो गया, देन ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली पुल इन हो जाएगा हमारा अंदर की तरफ, ठीक है, हॉलो पुल की तरफ, एंड फिर वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होगा, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद वो एमिनो एसिड फॉर्म होगा, और वो एमिनो एसिड हमारा रीयूज़ होगा। हमारे बॉडी में अगर हमारा 100% एमिनो एसिड डिग्रेड होता है, देन उसका 75 to 80% हमारा रीयूज़ होता है, और बाकी 25 to वो हमारा बेसिकली यूरिया साइकिल के थ्रू डिग्रेड होता है। तो किस तरह से होता है, लाइक अगर आपको मसल में ये चीज़ हुआ, यूबिक्यूटिन से हमारा प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ बाय द प्रोटियोजोम्स, तो उसका जो क्लीन कंपाउंड है वो हमारा ब्रेन में जाएगा। सिमिलर है वेनिलिन ब्रेन ऐसे बोलोगे तो आ ही जाएगा। जो ग्लूटामिन है वो बेसिकली किडनी में जाएगा, एमीन्स किडनी, एंड एलेनिन जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहीं पे जाएगा लीवर में। तो इस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है वो रीयूज़ होगा, ब्रेन वेनिलिन ग्लूटामिन किडनी एलेनिन लीवर, ठीक है। अभी अगर इसमें कुछ भी इनएप्रोप्रिएट हुआ तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन आ सकता है, मोस्टली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आ सकता है। व्हाई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो कि आता है अगर इनएप्रोप्रिएट यूबिक्यूटिन मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन हुआ तो, लाइक एल्जाइमर्स हो सकता है, पार्किंसनिज्म हो सकता है, हंटिंगटन्स डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। क्यों होता है, अब हमको पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे डोंट डिवाइड, दे कांट डिवाइड, उसमें कोई भी सेंट्रोजोम्स नहीं होते। तो अगर न्यूरॉन्स में हमारा जो न्यूरॉन का मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो यूबिक्यूटिन का काम है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन को निकाले और निकाल के डिग्रेड करे ताकि वापस यूज़ हो पाए। अगर वेलिन हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह में वापस यूज़ हो पाए, मिसफोल्डेड ना रहे। अगर ये यूबिक्यूटिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ अच्छे से तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन न्यूरॉन में रह जाएंगे। इससे क्या हो सकता है कि न्यूरॉन का डिग्रेडेशन हो सकता है, या फिर ब्रेन का कोई पार्ट लाइक बेसल गैंग्लिया का डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। कोलिनर्जिक नर्व्स का डिग्रेडेशन हो सकता है, क्योंकि अच्छे से मिसफोल्डेड प्रोटीन का जो है हमारा डिग्रेडेशन नहीं हुआ, जिसके लिए मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो गया, एंड इसके लिए हमारा मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं जब हमारे इनएप्रोप्रिएट यूबिक्यूटिन मेडिएटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू।